मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। हम अभी इन क्लासों में राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के बाद में मारवाड़, मारवाड़ के बाद में बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया है। आज की क्लास में शाकंभरी के चौहान वंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से प्रतापी शासक हैं, चौहानों में कौन सा शासक कितने कौन से काल में रहा है, कब से कब तक रहा है, तथा राजस्थान के निर्माण में इन शासकों का क्या योगदान है, इनकी क्या महत्व है, ये आज की क्लास में देखेंगे। दोस्तों, जो कक्षा 10 की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें सारगर्भित और बहुत ही कम लाइनों में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मैं आपको इसी चीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ। निस्संदेह रूप से जो RSM बोर्ड और RPSC की परीक्षाओं में 95% क्वेश्चंस इसी सामग्री से आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले जो परीक्षाओं के पेपर हुए वो उठाकर देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी सामग्री से आया है। ये सामग्रियाँ जो कम हैं, लगती कम है, लेकिन सवाल इसी सामग्री से आता है। तो आप इन सामग्री का निरंतर लगातार अध्ययन करते रहे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय बताया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना है। यानी देख लो, जो पुरानी वंशावलियाँ और ख्यात है वो तो इनको अग्निवंशीय बता रही है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी बता रहे हैं और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इनको चंद्रवंशी माना है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो ये सभी जो इतिहासकार है और जो अपने पुरातात्विक स्थल हैं, लेख हैं, शिलालेख हैं, उन सभी से इन चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विवाद है। कोई भी एक मत नहीं है कि चौहानों की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। आप संबंधित इतिहासकार और वो किस प्रकार से उत्पत्ति बता रहा है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया। ये जो चौहान हाँ वो पहली शुरू में जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत थे, उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुवक प्रथम इनमें एक ऐसा प्रतापी शासक हुआ जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करा दिया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वस्त गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वागपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। वागपति राज एक ऐसा शासक हुआ चौहानों में, शक्तिशाली शासक, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख, आपको ये ध्यान रखना, हर्षनाथ लेख है जो 983 ईस्वी का है, में जो विग्रराज द्वितीय है उसकी विजयों का उल्लेख है। जो विग्रराज द्वितीय है उसकी जो विजय है, जो उसकी जीत है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको,
983 ईस्वी का जो हर्षनाथ लेख है उसमें उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ यानी कि शत्रु संहारक की मिलती है। जो गोविंद तृतीय है उसकी एक उपाधि है वेरीगढ़ की। वेरीगढ़ का मतलब होता है शत्रु संहारक, यानी कि शत्रुओं को संहार करने वाला कौन है? गोविंद तृतीय है। और इसकी उपाधि किस में मिल रही है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिल रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। ये देख लो, फरिश्ता क्या कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है कि जो गोविंद तृतीय था यानी कि वेरीगढ़ ने गजनी के शासक को मारवाड़ के आगे नहीं आने दिया है और अपने क्षेत्र की, अपने देश की रक्षा गोविंद तृतीय ने की है। चौहान वंश जो शाकंभरी के चौहान है उनमें सबसे पहला जो शासक है वो प्रतापी शासक, वो है अजयराज। अजयराज का जो शासनकाल है वो 1105 से 1133 के मध्य रहा है। 1105 से 1133 के मध्य शाकंभरी में अजयराज चौहान का शासन रहा। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में अजयमेरू यानी कि अजमेर की स्थापना इसने करी है। यह आपको ध्यान रखना है। 1113 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय धर्म कहलाते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ये अजय प्रिय धर्म क्या है? चांदी और तांबे के सिक्के हैं जो अजयराज ने चलाए थे। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। इस प्रकार अजयराज ने अजमेर नगर बसाया और अजमेर में चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसी के साथ में वो खुद शिव जी को मानता था, लेकिन उसने सभी धर्मों का साथ दिया, सभी धर्मों को पनप दिया। जैनों और वैष्णवों को मंदिर बनाने के लिए जमीनें दी है, सोना दिया है, स्वर्ण कलश प्रदान किए। यानी कि एक धर्म सहिष्णु शासक था अजयराज, जिसका शासनकाल 1105 से 1133 के मध्य रहा है। अजयराज के बाद में एक प्रतापी शासक है अर्णोराज। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य रहा है। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया। देखो अर्णोराज ने क्या किया? तुर्क और जो मालवा के शासक हैं उनको इसने परास्त किया है अर्णोराज ने। मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हो गया। जो गुजरात का शासक था कुमारपाल, उससे ये अर्णोराज परास्त हुआ है। लेकिन तुर्कों को हराया इसने और मालवा के जो शासक है उनको हराया है। इसने अजमेर में अनासागर झील, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया है। अनासागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने करवाया है। अर्णोराज शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतंगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष उनके समय के प्रखंड विद्वान थे। देवबोध और धर्मघोष किसके प्रखंड विद्वान हैं? ये हैं अर्णोराज के। अर्णोराज की सभा में थे जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। क्योंकि अर्णोराज गुजरात के चालुक्य से हार गया तो ये एक उसकी कमी हो गई, लेकिन इसी के साथ में ये मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व किया इसने और वहाँ पर जीत हासिल की। तो इस प्रकार से इसने
अपने वंश की प्रतिष्ठा मान को बढ़ाए रखा और वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। इसके बाद में जो अगले प्रतापी शासक हैं वो है विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ का शासन है 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य। विग्रराज ने तोमरों को पराजित कर, जो विग्रराज था उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। वे दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। यह आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला कोई शासक है चौहान शासक, तो वो कौन है? विग्रराज चतुर्थ है। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गजनी का शासक है खुसरू शाह, इसको विग्रराज चतुर्थ ने परास्त किया है और दिल्ली पे भी इसने जीत हासिल की है विग्रराज चतुर्थ ने। जयानक भट्ट है, जयानक भट्ट ने विग्रराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। जयानक भट्ट ने विग्रराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। विग्रराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रराज नाटक की रचना की है। ये भी मोस्ट बात है, जो विग्रराज ने स्वयं तो हरिकेली नाटक रचा था और उसका जो दरबारी कवि है सोमदेव, उसने ललित विग्रराज नाटक की रचना करी है। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई है। जो अभी वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उस पर जो सोमदेव था उसने संस्कृत पाठशाला बनाई और वहाँ पे जो अपना स्वयं का ग्रंथ है हरिकेली, उस नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाई। विग्रराज ने बीसलपुर बसाकर वहाँ बीसलपुर झील बनाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विग्रराज चतुर्थ ही हैं जिसने बीसलपुर बसाया और वहाँ पर बीसलपुर झील बनवाई है। विग्रराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं इसके बारे में, विग्रराज चतुर्थ के बारे में, कि उसकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वे एक विजेता है, साहित्य का संरक्षक है, अच्छा कवि है और सूझबूझ वाला निर्माता भी है। ये सभी गुण विग्रराज चतुर्थ में है, यानी कि वो एक विजेता है, साहित्य का संरक्षक है, खुद अच्छा कवि है क्योंकि उसने हरिकेली नाटक जो नाटक है वो खुद लिखा था और उसकी पंक्तियाँ को कहाँ खुदवाया उसने? संस्कृत पाठशाला बनाकर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ उसने खुदवाई है। वो अच्छा कवि है, सूझबूझ वाला निर्माता है, इसलिए डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि उसकी महत्ता, उसका महत्व निर्विवाद है। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही। कवि बांधव की जो उपाधि थी, उसकी जो महत्व था, उसका जो मान था, जो विग्रराज चतुर्थ ने इसका मान रखा, उसकी मृत्यु होने के बाद में ऐसी क्षमता किसी में नहीं बची कि कोई इस उपाधि को धारण करने की उपलब्धि रखे। सोमदेव तो विग्रराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता है। जो सोमदेव हैं वो विग्रराज चतुर्थ को वीर तो है ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये विद्वानों में भी अग्रणी हैं। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक में उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। हरिकेली नाटक में पता पड़ता है कि वो किस प्रकार के विद्वान थे, किस प्रकार के कवि थे, ये पता पड़ता हरिकेली नाटक की पढ़ने से। हिलकॉन ने भी उसकी महत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात कही है। किलहॉर्न ने क्या बोला है कि ये हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। यानी कि किलहॉर्न इंग्लिश इतिहासकार है, उन्होंने विग्रराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की है। विग्रराज का समय सपाद-लक्ष का श्रवणकाल माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सपाद-लक्ष का श्रवणकाल विग्रराज चतुर्थ के समय माना गया है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कालिदास और भवभूति की तुलना किलहॉर्न ने किस शासक से की है?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विग्रह चतुर्थ एक ऐसा शासक है जो इन कवियों की होड़ कर सकता था। ये बात किलहौन ने बोली है। विग्रह चतुर्थ के बाद अगले प्रतापी शासक हुए हैं पृथ्वीराज तृतीय। अगले जो प्रतापी शासक है वो कौन है? ये पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 इनका शासनकाल रहा है। शाकंभरी के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 साल की आयु में शासक बन गए। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश में के भंड नायकों को परास्त किया। ये इसकी पहली विजय। ये आपको ध्यान रखनी है कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उसकी पहली विजय कौन सी है? सतलज प्रदेश के भंड नायकों को इसने परास्त किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी वर्ष 1182 में ही इसने महोबा के चंदेल शासकों को परास्त किया है। एक साल में पृथ्वीराज विजय की ये दूसरी विजय है। पृथ्वीराज तृतीय की दूसरी विजय 1182 में। पहली विजय तो है सतलज प्रदेश के भंड नायकों को परास्त किया है और महोबा के चंदेलों को इसने परास्त किया है, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी सौयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। इस युद्ध के बारे में कहा जाता कई कहानियां हैं। कोई पृथ्वीराज तृतीय की गलती बताता है, कोई क्या कारण बताता है, कोई क्या कारण बताता है। विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत बताते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। शानदार विजय होने के उपरांत दूसरी साल 1192 में मोहम्मद गौरी किस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय से जीत जाता है, ये बात इतिहास में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इतिहासकार इस मत पे एक मत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1191 का जो प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई है और उसके बाद में जब अगले ही साल 1192 में तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई है। इससे पहले राजपूतों का शासन था और इसके बाद में भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। पृथ्वीराज वीर, विद्यानुरागी और गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयनायक, पृथ्वीराज रसों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब आप देखो, एक तो जयनायक और दूसरा चंद्रबरदाई, दोनों ही पृथ्वीराज के दरबार में कवि थे। जयनायक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा है और पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ चंद्रबरदाई का है। यह आपको ध्यान रखना है। संयोगिता स्वयंवर कथा क्या है, इसमें देखना आप। संयोगिता स्वयंवर कथा में कन्नौज के शासक जयचंद गेड़वाल ने राजसु यज्ञ किया था तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया। इसने क्या किया है? राजसु यज्ञ किया है और अपनी जो पुत्री है संयोगिता, उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वे मन ही मन में बड़ी दुखी हुई, किंतु जब वे दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने
संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गेड़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर यह घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता और ज़्यादा बढ़ गई। अब बात यह है कि संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता झूठी है या सच है। ये भाई बात जो चली है स्वयंवर वाली, वो सच है या झूठी है, बात देखेंगे। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल घटना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। ओझा साहब कह रहे हैं कि जो समकालीन ग्रंथ हैं जैसे कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। यदि बात होती तो इन ग्रंथों में ये जरूर बात होती भाई किस प्रकार से घटना घटी थी, क्योंकि उसके टाइम में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें इन ग्रंथों में इस घटना की कोई भी जगह चर्चा नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसको सही नहीं माना है। इन्होंने भी इस घटना को झूठी कल्पना मानी है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का कोई वर्णन नहीं है, किंतु अबुल फजल ने इस घटना का वर्णन अवश्य किया है। अबुल फजल ने इस घटना का वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बता रहे हैं कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाए तो ये उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं और इनमें कोई चीज़ का वर्णन नहीं है, तो किसी घटना को आप काल्पनिक नहीं मान सकते हैं, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और ये सत्य एवं वास्तविक घटना है। संयोगिता स्वयंवर वाली घटना वास्तविक है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा बता रहे हैं। अतः ये घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। CV वैद्य, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। तो देख लो, इस घटना के संबंध में जो इतिहासकार है उनके दो गुट हैं। एक गुट बता रहा है कि ये घटना कल्पना है, ये सत्य नहीं है, जबकि दूसरा गुट है वो बता रहा है कि ये घटना सत्य है। जो सत्य बताने वाले हैं उसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, CV वैद्य हैं और गोपीनाथ शर्मा हैं जो घटना को सत्य बता रहे हैं, जबकि ओझा साहब, रोमिला थापर और R.S. त्रिपाठी इस घटना को कपोल घटना कल्पना मानते हैं। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि इस घटना में हो सकता है कुछ लूण मिर्च मिला दिया हो, लेकिन घटना हुई जरूर है। जो घटना है वो तो हुई है, यानी कि ये स्वयंवर तो हुआ था और इसमें पृथ्वीराज को द्वारपाल बनाया था, ये बात तो सत्य है। हो सकता है कि इस घटना में कुछ लंबा चौड़ा जोड़ दिया गया हो, लेकिन ये घटना जरूर हुई है। आपको ये भी ध्यान रखना है इस घटना के पक्ष में कौन से इतिहासकार है और विपक्ष में कौन से इतिहासकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज पूरा जो शाकंभरी के चौहान वंश है वो पूरा इसका अध्ययन कर लिया है। इसमें कौन से शासक हैं, कौन से प्रतापी शासक हुए, इसका पूरा का पूरा अपन ने देख लिया है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में बताना मेरे को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको लगातार इसी तरह इस किताब का पूरा रिवाइज कराऊंगा। आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और सभी को बताएं।